से बात कराएंगे जो कि अपने अपने खानदान से, अपने पिता से सीख करके राजनीति में आई और अपना एक ओहदा बनाया और किस तरीके से अपने आप को सामाजिक सेवा में, कार्यक्षेत्र में और राजनीति में जुड़ी। यह है आराधना मिश्रा जी, विधानमंडल की नेता। स्वागत है आपका आराधना जी। और चुनाव के इस मौके पर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर रोज एक पब्लिक मीटिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भी कई बार मीटिंग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं यहाँ पे इस प्रकार से। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस की तैयारी पिछले 1 वर्ष से लगभग हम लोगों ने शुरू कर दी थी, जो कि हमारे बूथ लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको सशक्त करने के लिए। और जैसा आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए हैं और उन्होंने लगातार, जब से वो आए हैं, लगातार सक्रियता प्रदेश में रही, कार्यक्रम भी होते रहे। हमने अभी राहुल जी की एक बहुत ही सफल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 8 दिन उत्तर प्रदेश में रही, जो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक गई, इस न्याय यात्रा को हमने सफलतापूर्वक किया। इसके साथ साथ लगातार संगठन की मीटिंगें, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा दूसरा काम क्या है? केवल चुनाव लड़ना, चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, उनका तो ये एजेंडा रहा है। मूल जो मुद्दे हैं देश के, प्रदेश के, जैसा किसानों के साथ, आज उनके पास रैली करने की फुर्सत है प्रधानमंत्री जी के पास, पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है। उनके पास रैली करने का समय है, पर 50 लाख से ऊपर जो बेरोजगार नौजवानों जो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे इलेक्शन, जो पेपर लीक के मामले में, उनसे मिलने का फुर्सत नहीं है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पे विचार करने का समय नहीं है। अच्छी बात है, आपको चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए, पर जनता ने आपको चुन के क्यों भेजा है? इन मुद्दों पर आप बात करने के लिए भेजा है, इन मुद्दों पर पॉलिसी लाने के लिए भेजा है। क्या वजह है कि आज दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घटती जा रही है पर बैरल, और हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती चली जा रही है? तो क्या ये विचार करने का मुद्दा नहीं है? और यही जिम्मेदारी है किसी भी चुनी हुई सरकार की। आप चुनाव अच्छा, आपने मुद्दे बताया भी, जैसे महंगाई है, युवाओं के मामले मुद्दे बताए। जैसे पहले होता था कि अगर सरकार कोई है और सरकार की नीति से विपक्ष नाराज है तो सड़क पे दिखाई देते थे लोग, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लाठीचार्ज होना सब होता था। लेकिन अब की बार लगातार मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष उतना सक्रिय भूमिका में नहीं है। तो आप अखबार और टीवी में रोज खबर भी देखते होंगे कि किस तरह से विपक्ष के खिलाफ अगर कोई बयान भी दे देता है तो उस पे एनएसए जैसे गंभीर कानून के खिलाफ के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। किस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल, एक बी टीम के रूप में सरकार उनको इस्तेमाल कर रही है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्या इस देश के संविधान में ये पहली बार नहीं हुआ कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, जिनके ऊपर अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया हो? क्या ये सच नहीं है कि आंदोलन कर रहे हैं जो छात्र हैं, जो अपने हक की बात कर रहे हैं, टीचर्स हैं, मनरेगा के लोग हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां हैं, ये अगर सड़क पर अपनी बात को रखते हैं, विपक्ष की तो बात आप किनारे छोड़ दीजिए, ये तो वो लोग हैं जिनका सीधा संवाद सरकारों से होना चाहिए, उनके ऊपर आप एनएसए लगा देते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। आज विपक्ष का कोई भी, हम लोग भी आंदोलन करते थे, हम आज भी आंदोलन करते हैं, पर आज किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है? आपके पास, अगर आप, पहली बात तो सरकार परमिशन ही नहीं देती आपको किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी आपको यात्रा के लिए परमिशन नहीं देती, और अगर आप करते हैं
तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती, लाठीचार्ज होता है। तो ये तानाशाही जो सरकार का में शुरू हुई है, तो नया रवैया जो प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार ने शुरू किया है कि हर बात पे आप बुलडोजर चला देंगे, हर बात पे आप FIR लिखा देंगे, हर बात पे आप गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये एक जिस तरह का लोकतंत्र में का दमन करके आज जो माहौल बना है, ये लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं है। और यही हमारी लड़ाई है, यही इंडिया गठबंधन। लेकिन लोगों का कहना है कि आप लोगों का कहना है कि आप लोग हमारी बात पे आपत्ति करते हो, पत्रकार लोग आपत्ति करते हैं, आपत्ति करता है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में लगातार थी, इमरजेंसी लागू कर दी गई, तो लोगों को जेल भेजा गया था लोगों को। इमरजेंसी के दौर में वो एक ऐसा दौर था जहां पे कोई विशक्कच विषमताएं थी सरकार के सामने। एक लिमिटेड टाइम था, 77 से लेकर के 77 के दौर तक। पर आप मुझे बता दीजिए, ये पिछले 10 वर्षों से क्या अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में और देश में नहीं लगी हुई है? जिस तरह से सरकार दुरुपयोग कर रही है ईडी का, अगर एक कोई बयान दे देता है इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल या कांग्रेस का कोई नेता, तो सीधे दूसरे दिन ईडी की नोटिस चली जाती है। अगर कोई बात कर लेता है तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है। कोई कांग्रेस के खाते से आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि चुनाव सर पर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुकर्म का जवाब नहीं दिया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में देश के सामने है, और उल्टा कांग्रेस के खाते पे चुनाव के दौरान हमारे खाते सीज कर दिए गए। मतलब जो हमारी देनदारी है वो 10% भी नहीं, उसका कई गुना ज्यादा हमारे ऊपर देनदारी निकाल करके हमारे खाते सीज कर दिए। अमूमन इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग निकलती है तो आपके खाते से आप दे दीजिए और आप उसके बाद पेनल्टी दे दीजिए और आप कार्य करिए। हमारे खाते से पैसा तक निकाल लिया इनकम टैक्स ने बिना हमारी जानकारी के। तो आज ये कांग्रेस के साथ हुआ, क्या ये कल इस देश के प्रदेश की कॉमन मैन जनता के साथ नहीं होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा और सरकार उनके खाते से पैसा निकाल लेगी? 15 लाख तो आपने खाते में दिए नहीं जनता के, पर आपने पूरी तैयारी कर ली, पूरी बिसात बिछा ली है कि आप उस जनता के पैसे इनकम टैक्स के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे, GST के नाम पे आप कभी भी निकाल सकते हैं। ये राइट आपको किसने दिया है? कोर्ट है, न्यायालय है, तो अपेलेंट कोर्ट्स है, आप उसमें जाएगी, अपील करें, उसमें कंटेस्ट हो, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। पर ये तरीका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है जबरदस्ती करने का, गुंडागर्दी का, ये अनुचित है। अच्छा, एक ही हो, जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड को जिन लोगों के नाम उजागर हुए, वो साफ तौर पर लग रहा है कि वो लोग किस तरीके से उनके ईडी छापे पड़ते थे, दूसरे दिन वो पैसा जमा कर देते थे जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड में जाकर के। तो क्यों नहीं मुद्दा कौन बनाएगा? आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देख लीजिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को कहा, हर पब्लिक मीटिंग में, हर रैली में कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने बात कही, सोनिया गांधी जी ने इस बात को दोहराया है। कांग्रेस का हर बड़ा नेता प्रदेश स्तर पे, देश के स्तर पे इस बात को कह रहा है, और कांग्रेस के अलावा और भी जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के, वो सब कह रहे हैं। पर आप देखिए, केजरीवाल जी ने कहा उनको जेल में उनको ले गए, अरेस्ट कर लिया ईडी ने बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी तथ्य के। ग्राउंड क्या था? जो रेड्डी जिनका नाम इसमें आया, जो मेन प्राइम एक्यूज माने गए इस पे, जिनके बयान पर अरेस्ट किया गया केजरीवाल जी को, वो कौन थे? उनको पहले जब पॉलिसी बन रही थी, लिकर पॉलिसी, उस वक्त जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा आया है, मैं उसके आधार पे कह रही हूँ, मैं कोई अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, कि जब लिकर पॉलिसी बन रही थी तब उन्होंने 5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जो भाजपा ने इनकैश कराए। उसके बाद
उनको अरेस्ट किया गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनके बयान लिए गए। जब तक उन्होंने केजरीवाल जी का नाम नहीं ले लिया तब तक उनको अरेस्ट करके ईडी ने रखा, और जिस दिन उन्होंने बयान ले लिया, बयान में अपना केजरीवाल जी का नाम दे दिया और केवल ये कहा बयान में कि मैं उनसे मिला था, क्या ये पर्याप्त ग्राउंड है? बहरहाल फिर भी उसके बाद उनको ईडी ने किस ग्राउंड पे छोड़ा कि उनके बैक में पेन था, तकलीफ थी। इतनी सहानुभूति ईडी को कब से हो गई? ये तो मैं क्या, शायद आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे, इस प्रदेश की जनता भी नहीं, सामान्य जनता भी नहीं, इवन भाजपा भी इस बात से सहमत नहीं होगी। तो इस ग्राउंड पे उनको छोड़ दिया गया और उसके तुरंत बाद 55 करोड़ रुपए का उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जो बीजेपी ने कैश किया। तो मनी ट्रेल आप पार्टी की तरफ जो भेजी जा रही थी, वो मनी ट्रेल तो ट्रेस हो गई, वो तो भाजपा की तरफ चली गई, ये तो सिद्ध हो गया। तो अब किस बात का जांच हो रही है? एक बात और, क्योंकि माहौल चुनाव का है, लोकसभा चुनाव चरम पे चल रहा है, पहला चरण जल्दी ही शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी सवाल आपसे यही किया था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्टिव है, नहीं क्यों नहीं दिख रही? आप देखिए ना, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं चुनाव है, प्रदेश देश के हर कोने में चुनाव है। तो हमारे यहाँ भी तैयारी हो गई है बहुत जल्दी। आपको मतलब आप किस तरह की तैयारी देखना चाह रहे हैं? केवल प्रधानमंत्री की मीटिंग से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब मैं मानती हूँ कि वो उचित नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं, या कल हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ और वो दिल्ली में नहीं लॉन्च हुआ, उसको आदरणीय सोनिया गांधी जी राजस्थान में जयपुर में उन्होंने लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा 2 दिन पहले साउथ में वायनाड में राहुल जी का रोड शो हुआ, तो लगातार कहीं ना सब जगह चल रही, क्योंकि प्रदेश का चुनाव तो है नहीं, ये तो देश का चुनाव है। बस हिंदी पट्टी की बात कर रहे हैं तो हिंदी पट्टी में निश्चित रूप से जो भी माहौल जहां से शुरू होता बनता है, हिंदी पट्टी से माहौल बहुत आसानी से बहुत जल्दी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पहले कहती थी कि 70 सीटें लाएंगे, 80 में से 70 सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश में। वो तो 80 ले आएंगे, वो तो 500 की 550 के ऊपर ना चले जाए, इस बात का डर है मुझे। देखिए, इसका सीधा सा मतलब, मैं तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से चुन करके आई हूँ, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विश्वास रखना चाहिए। मेरे पिता 9 बार उसी विधानसभा से, रामपुर खास से जीत के आए, मैं 3 बार जीती। मेरे फादर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया अपना, लगातार एक ही पार्टी से, एक ही सिंबल, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार जीतते। जी मैं तिवारी जी बहुत वाकिफ, जी बिल्कुल निश्चित से बहुत बड़े। कभी भी मैंने उनसे भी मतलब, जबकि उनका मेरे लिए, उनके लिए मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी कभी रामपुर खास एक परिवार की तरह था, और बहुत विश्वास रहा हमें अपने रामपुर खास के लोगों में, और रामपुर खास का विश्वास अब मेरा। पर ये अति विश्वास की जो भावना थी, ये कभी नहीं हुई कि हम ये कह दें कि हम इतने लाख से जीत करके आएंगे या इतने हजार से जीत के आएंगे, क्योंकि आप आहत कर रहे हैं जनभावना को। क्या कैसे आज भाजपा ये कह सकती है कि 80 में से 80 सीटें जीत लेंगे? आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोकतंत्र पे। आपको ये अधिकार तो जनता का है, वो एसेस करेगी। ये आपने, या तो आपके पास पहले से कोई भाई पूर्ण अनुमानित है, आपके पास कहीं से आपको इस बात का विश्वास है कि आप 400 के पार पहुंच जाएंगे, आप 80 में से 80 सीटें लाएंगे। ये विश्वास आपको, ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? इसके पीछे क्या कहानी, मैं नहीं कुछ कहना चाहती, पर अगर लोकतंत्र पे विश्वास है, जनता पे विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हाँ, हम सरकार बनाएंगे, जीत के आएंगे। पर ये कह देना कि हम 400 पार हो जाएंगे और 80 में से 80 सीटें लाएंगे, ये लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है।
ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दोनों में फर्क होता है। मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 12 बार मुझे चुना, आज भी मुझे विश्वास है कि मुझे फिर चुनेंगे, पर मैं ये कह दूं कि नहीं, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख वोट से जीत करके आऊंगी। अगर 5 साल का आंकड़ा माने, 5 साल का, तो 60 साल कई बाई इलेक्शंस में तो 44 साल हो गए, 44 सन 80 तो सन 80 से मैं पहली बार, मेरे फादर प्रमोद तिवारी जी जीते थे, तो 44 वर्ष हो गए। तो 44 साल के बाद भी आज मैं ये नहीं कह सकती हूँ, नहीं, ये उचित नहीं है कहना। भले ही मेरे मन में विश्वास है कि मैं जीतूंगी, अच्छे मार्जिन से जीतूंगी, या मेरे फादर लगातार वो एक बार तो 1.25 लाख से जीत के आए थे, पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा चुनाव के दौरान कि मैं इतने से जीत करके आऊंगा, मैं फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस जरूर आया, दिखा, भाषण में दिखता था, सब कुछ था। हाँ, तमाम लहरें आई, लेकिन उन लहरों का असर वहां पे नहीं, रामपुर खास में नहीं पड़ा। और इसके लिए मैं और मेरा परिवार रामपुर खास की जनता का ऋणी भी है, आभारी भी है। इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा मुद्दा तो आज युवाओं की बेरोजगारी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आप इसी से आंकड़ा लगाइए, आज 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी से ये देश गुजर रहा है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी युवाओं की आबादी है, आज हमारा एक युवा देश है जहाँ पे 51% के आसपास आबादी जो यूथ की है। तो इस आबादी के साथ एक बड़ी चुनौती है रोजगार की। तो आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ी परीक्षा हुई पुलिस भर्ती की, जिसमें लगभग 50 लाख के ऊपर अभ्यर्थियों ने उसमें इम्तिहान दिए। अब आप सोचिए कि वो अभ्यर्थी प्रदेश के किन किन कोने से आए होंगे, किसी का सेंटर कहाँ पड़ा होगा। हम सब लोगों ने देखा कि सड़कों पर पूरी रात बच्चे चले, ट्रेनों में किस तरह से स्थितियों में आए, बसों से आए, अपने वाहन से आए, सड़कों पे सोते देखा हम लोगों ने बच्चों को। और किन परिस्थिति, गरीब किसान मजदूर परिवार के वो बच्चे थे जिन्होंने इतने साल लगातार ट्रेनिंग करी, पूरी तैयारी करी, और हुआ क्या, पेपर लीक हो गया। 7 साल हो गए सरकार को, 5 साल पुराना, 2 साल ये, एक भी सरकारी परीक्षा सरकार सफलतापूर्वक नहीं करा पाई, सारे पेपर लीक हो गए। तो क्या ये मुद्दा नहीं रहेगा? मुद्दा सबसे बड़ा है ये कि आज लगभग 5.5 लाख से ज्यादा पद सरकारी सेवाओं में खाली पड़े हैं, सरकार वो नहीं दे पा रही है। जो उनके पास ऑलरेडी पद खाली पड़े हैं, नए पद सृजित नहीं करने, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा, आज जिस तरह से किसानों का, जिस तरह से एमएसपी की सरकार ने बात करी, जिस तरह से लगातार खाद के दाम, डीएपी के दाम, कीटनाशकों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एमएसपी आप उनमें नहीं दे पाए, पर डीएपी के दाम आपने बढ़ा दिए और बोरी का वजन आपने घटा दिया। 50 किलो की बोरी हुआ 40 किलो की हो गई, पर उस बोरी का वजन घट गया, दाम नहीं घटा। तो आप किसान को उसकी लागत आज नहीं उसको मिल रही है, आप एमएसपी और प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है पूरे प्रदेश में, जो आवारा पशुओं की चुनौती है किसानों की। किसान किसी तरह से, मान लीजिए कर्जा लेकर के कैसे भी खेती करता है, बोता है, फसल तैयार करता है, खेत खाद देता है। अब आप देखिए, कम लोगों को समझ में आती हैं ये सब बातें, जो व्यवहारिक बातें हैं। आज भी पंपिंग सेट से ज्यादातर किसान सिंचाई करता है अपनी खेत की। ट्यूबवेल तो सरकारी ट्यूबवेल पर्याप्त नहीं है, पर पर्याप्त नहीं है, और है भी तो बिजली की कटौती है। तो उस पंपिंग सेट से वो जितने घंटे पानी की सिंचाई करता है, उस पे वो डीजल का दाम देता है। डीजल का दाम आज पूरे दुनिया में, क्रूड ऑयल का दाम घटा, पर प्रदेश ने घटाया नहीं उसको। तो वो अतिरिक्त बोझ किस पे पड़ रहा है? किसान पे, उसकी लागत बढ़ गई। ये सारी चुनौती, उसके बाद वो जब फसल तैयार हो जाती है तो पूरा परिवार, आज की तारीख में आप गांव में चले जाइए तो जाड़ा हो, जेठ की दोपहर हो, पूस की रात हो, वो पूरा परिवार ताकता है
आवारा पशु, और कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 100, 200, 250 आवारा पशु खेत के लिए चुनौती ना बने हो। अगर वो बाड़ा लगा देता है तार से अपनी उस फसल की सुरक्षा के लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। अगर कोई पशु से दुर्घटना हो जाए, तो मैं भी पशुपालक हूँ, मेरे पास भी गौवंश है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो मैं तो यही कहती हूँ कि बिल्कुल आप उनको सुरक्षा करिए, उनके लिए हर गांव में गौशाला बनाइए, और गौशाला के लिए 5 रुपए 15 रुपए प्रतिदिन आप गौशाला में एक गाय पे खर्च करते हैं। भूसे का दाम मालूम है क्या है? क्या पर्याप्त है उसके लिए? इसीलिए जो पशु गौशाला में गाय हैं उनको निकाल करके बाहर कर देते हैं लोग, क्योंकि उनको खिला नहीं पाते। और अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी गौशाला में, तो जो उसका संचालक होगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। तो आप इस तरह के कानून बनाइए, पर उनको वो व्यवहारिक तो होने चाहिए, प्रोत्साहन तो दीजिए आप उन लोगों को। आप छत्तीसगढ़ मॉडल उठाइए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था, वहां पे भी यही समस्या थी, पर उन्होंने उसको एसेट बनाया लायबिलिटी के बजाय। तो आपको इस तरह का कोई योजना लानी चाहिए। किसानों की ये हमारा बड़ा मुद्दा है, उनको संरक्षित करना है। आधी दुनिया यानी कि महिलाएं, है ना, इनकी जो दिन में किचन में गुजरते हैं, उनकी किचन बहुत महंगी हो गई है। और गैस LPG का दाम जो 15 साल पहले जो था, 10 साल 11 साल पहले जो था, अब उसके कहीं दुगना ज्यादा हो गया। मैं इसी पे आने वाली थी कि जो एक सबसे बड़ी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, एक गृहस्थ हूँ, तो मैं इस बात को समझती हूँ। देखिए, हर महिला के सामने चुनौती होती है, चाहे वो किसी भी एज ब्रैकेट में हो, किसी भी आर्थिक ब्रैकेट में हो, कि वो अपने परिवार को बेहतर पोषण देना चाहती है। आज की हालात ये है कि आपने आटा, रोटी पहले आदमी खाता था कि गरीबी में भी रोटी और नमक मिल जाएगा, तो आपने रोटी पर भी GST लगा दिया। आपने दूध पर, जो और खासकर इसे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जो छोटे बच्चे थे, तो इन सब प्रोडक्ट्स पे भी आपने GST लगा के उनको भी महंगा कर दिया। सब्जी के दाम किस तरह से बढ़े, बेहिसाब बढ़ गए। आज सब्जी बढ़ गई, दलहन बढ़ गई, हर चीज पे दाम बढ़ गए, फल पे दाम बढ़ गए। और जैसा आपने कहा कि यही उज्ज्वला योजना थी, यही उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे कि गरीब महिला के आंख से आंसू ना निकले धुएं से, इसलिए उज्ज्वला लाए। आज जब वो 1100 में सिलेंडर भरा रही है वही महिला, वही सिलेंडर जो 300 रुपए 400 रुपए में मिलता था, आज वो 1100 रुपए 1100 का मिलने लगा। तो जो खून के आंसू वो रो रही है, उसको कौन संभालेगा? आपने गैस के दाम बढ़ा दिए, आपने जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है सब पे दाम बढ़ा दिए। लेकिन किसान है जो उनका कहना है कि मतलब बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सरकार पैसा दे रही है और हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पास पैसा आ जाता है, खेती है, हमें कोई दिक्कत, मतलब जैसा आपने बताया कि किसान परेशान है, आधी दुनिया परेशान है, मतलब महिलाएं परेशान है। तो ये जब सब परेशान आपके तो यही तो मुद्दे हैं जो हम आपके सामने उठा रहे हैं। आप तो वो बता रहे हैं जो कैंपेन में बीजेपी चलाती है। क्या अगर गांव के परिवेश से किसी का भी संबंध होगा तो क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि आज आवारा पशु की चुनौती किसानों के सामने नहीं है? कौन कह सकता है? कोई किसान इस बात को नहीं मना कर सकता। तो ये चुनौतियां तो हैं, पर हाँ, बीजेपी के कैंपेन में वही मैं कहूंगी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, तो उनको तो सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये कैंपेन जो रन कराते हैं, ये उसमें दिखाई देता है कि किसान कह रहा है कि हमको 6000 रुपए हमारे खाते में मिल गया, में कोई दिक्कत नहीं। आप चले जाइए, पूछिए किसानों की क्या दुर्दशा है, वो आवारा पशु से परेशान है कि नहीं। आज क्या उनको DAP पहली बात तो मिल ही नहीं रही, और मिल रही है तो किस दाम पे मिल रही है? खाद मिल रही है उनको कि नहीं मिल रही? जो पैदावार हो रही है उसकी खरीद के लिए आज क्या बिचौलिए उनको क्या सही दाम दे रहे हैं किसानों को? तो ये सब बड़ी चुनौतियां। और महिलाएं, आप दूसरे की बात, मैं तो आप अपने घर में पूछिएगा जाकर के कि वो आज एक थाली की कीमत जो आपके सामने परोसती हैं,
क्या यही कीमत आज से 10 साल पहले थी? जरूर गरीब, मैं मानती हूँ कि समय के साथ साथ दाम भी बढ़ते हैं। जो आज से 20 साल पहले दाम था वो 10 साल पहले नहीं था, उसके पहले जो था वो उसके बाद नहीं था। पर जिस तरह से स्टुपेंडस राइज, मतलब एकदम से जो स्पाइक हुई है दामों में, महंगाई में, इसको सरकार रोकने में, इसको नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह असफल रही है। एक ही और, आपका परिवार यानी कि आपके पिताजी और आप दोनों लोग कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में हैं। नहीं, अभी तो हम लोग का फर्स्ट फेज में सहारनपुर है और सेकेंड फेज में हमारे 4 विधानसभा हैं, अमरोहा है, बुलंदशहर है, मथुरा है। तो ये हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड फेज से। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें लाने का दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगी। देखिए, अगर आप कितना दावा ईमानदारी से ये चुनाव करेंगे और ये चुनाव ईमानदारी से होगा तो जिस तरह के हालात आज है, आज जिस तरह से नौजवान सड़क पे उतरा हुआ है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जिस तरह किसान परेशान है, महिलाएं जिस तरह से आज महंगाई से परेशान हो गई हैं, जिस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, अगर इसका सही आकलन होगा तो भारतीय जनता पार्टी आधे पर भी पिछली बार के पहुंच जाए तो बड़ी बात है। धन्यवाद, आप अपनी कैंपेनिंग में सफल हैं।